अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के सामने बतौर पार्टी कुछ बड़े अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं। एक तरफ तो पार्टी में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने मरकजी क़यादत को हटाने का मुतालबा करते हुए धरने की नाकामी का जिम्मेदार करार दिया है। रोजनामा जंग के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी ने भरपूर तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद जाने का भी फैसला किया है, लेकिन इसके साथ पार्टी के अंदरूनी मामलात के हवाले से आज एक अहम खबर आई कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआविन खुसूसी मशाल आजम यूसुफ जई को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। वो बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान भी थी। उन्होंने निजी टीवी से बात करते हुए कहा था कि बुशरा बीबी वापस नहीं जाना चाहती थी। बुशरा बीबी को इमरान खान ने ही कहा था कि डी चौक जाना है, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का यह कहना था कि बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं। उन्होंने खुद एहतजाज में शिरकत की हामी भरी। दूसरी तरफ इमरान खान की बड़ी बहन रुबीना खान का यह कहना है कि बुशरा बीबी का सियासत में किरदार कोई नई बात नहीं। मशाल यूसुफ जई को बुशरा बीबी की नई फरागोगी कहा जा रहा है और जेल में होते हुए भी बुशरा बीबी मुबैना तौर पर मशाल यूसुफ जई के जरिए सियासत करती रही। दूसरी तरफ हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ की हलाकतों के दावे को प्रोपेगेंडा करार दे रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार पीटीआई कारकुनों के वीडियो बयान आज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में पेश किए। गिरफ्तार कारकुनों ने रिकॉर्डेड बयानात में यह बताया था कि उन्हें पैसे देकर धरने में लाया गया और कहा गया था कि इस्लामाबाद में तोड़फोड़ करनी है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने पीटीआई प्रोपेगेंडा सेल की तरफ से मुर्दा करार दिए गए शख्स की एक वीडियो शेयर की और कहा कि फेक न्यूज और झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन गवर्नर राज के मामले पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिमीन गंडापुर ने आज ये कहा है कि गवर्नर राज लगाना है तो लगा दो। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम अपने हक के लिए आइन के मुताबिक पुरअमन होकर निकलें, लेकिन जब यह समझो कि तुम्हारा पुरअमन रहना कमजोरी बन रहा है तो बानी पीटीआई से भी कहूंगा कि आइंदा पुरअमन रहने का ना कहा जाए। इस बयान पर रद्दअमल देते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि यह हमेशा ऐसी बातें करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करते। विफाक समझता है सूबे में गवर्नर राज लगना चाहिए तो लगेगा। ताहम गवर्नर राज के हवाले से वजीर आला सिंध ने आज ये कहा कि गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें जो हो रही हैं उनकी मुखालिफत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब जो हिकमत अमली है वो क्या है, ये खास तौर पर जो बड़े अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं, क्या पार्टी इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है? पार्टी को कुछ बड़े फैसले लेने हैं। अब लीडरशिप के हवाले से भी बात हो रही है, वर्कर्स की भी जो है वो बात हो रही है कि वर्कर्स जो हैं उनका भी एक प्रेशर है पार्टी के ऊपर। हुकूमत की तरफ से मुसलसल इंदिया दिया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। हुकूमत कह चुकी है कि वो इस हवाले से फैसला मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ही करेगी। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें भी की जा रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ऐसी तजावीज़ हैं जिनके ऊपर जो है वो गौर किया जा सकता है। ये सारी की सारी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद पैदा हुई थी और तहरीक इंसाफ को एक तरफ तो जहां पर ये बड़े चैलेंजेस हैं जो हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दाम जो है वो उठाए जाने के इशारे दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी जो लीडरशिप है उसके हवाले से भी बहुत आवाजें सामने आ रही है। आज जो अहम डेवलपमेंट हुई वो ये कि जो बुशरा बीबी है साबिक खातून अव्वल इमरान खान की अहलिया, उनके जो तर्जुमान थी मशाल आजम यूसुफ जई को उनको वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी के ओहदे से डी नोटिफाई जो है वो कर दिया गया है और वो उन्होंने मीडिया पर भी कुछ बातें की थी और क्या सराहियां हैं कि उनका जो डी नोटिफिकेशन है वो इन्हीं बातों से जो है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने आज ये कहा कि बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं है। वो उन्होंने खुद एहतजाज में शिरकत की जो है वो हामी भरी थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चैलेंजेस को जो है वो किस तरह से देखती है, क्योंकि पार्टी पर बाहर तौर पर जो है वो कारकुनों का भी एक दबाव है। कारकुन भी बहुत सारे सवालात पूछ रहे हैं कि अगर धरना जो है या एहतजाज जो था
वो नाकाम हुआ तो क्यों हुआ, उसकी वजूहात क्या थी, और पार्टी जिसने पहले ऐलान किया था कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाती तब तक वो डी चौक से नहीं जाएंगे। इस एहतजाज के हवाले से भी बहुत सारे सवालात जो है वो पूछे जा रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे क्या कर सकती है, क्या फैसले ले सकती है, ये चीज़ जो है वो अहम होगी। प्रोग्राम में अभी जो है वो एक ब्रेक, वापस आता हूं तो इसी इशू को सामने रखेंगे और इस पर जो है वो बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस जिनका हमने इससे पहले जिक्र किया, उन पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, सबसे पहले तो ये जो इख्तलाफात की बातें हैं ये क्यों हो रही हैं पार्टी के अंदर, कि इख्तलाफात है लीडरशिप पर अदम एतमाद है? नहीं सर, मैं समझता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जो पिछले 3-4 दिनों से एक फेक न्यूज का बाजार गर्म है। खबरें आती हैं कि शायद चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल को हटा दिया गया है और फिर उससे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फिर लोग उसकी ट्वीट भी करते हैं और वो पूरा एक ट्रेंड बनाते हैं उसका। बाद में हम इसको कहते हैं, बार बार कहते हैं कि ये झूठी खबरें हैं, आप इस पर तवज्जो न करें। फिर सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से खबर आई, बट ही इज स्टिल वर्किंग एज अ सेक्रेटरी जनरल। वो कल फातिहा पे भी गए, एक शहीद की और पॉलिटिकल कमेटी का भी हिस्सा थे, अभी भी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग का हिस्सा होंगे अभी थोड़ी देर बाद। और फिर 7 दिसंबर के हवाले से आज एक फेक न्यूज आ गई कि असद कैसर साहब ने कोई बयान दे दिया है कि हम जनाब दोबारा वो जा रहे हैं, तो वो भी उसको तो एक अजीबो गरीब किस्म का पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप वो अंडरमाइन करने के लिए हवाले से हमारे एमएलएज, एमपीएज, ओहदेदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तमाशा शुरू हुआ है और वो हमें अंदाजा है कहां से शुरू है। हम उसको काउंटर कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ अगर कोई झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है तो फिर उसको काउंटर भी हो जाता है। प्रॉब्लम असल में ये है कि क्योंकि यही लीडरशिप है जो इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन को, जैसे सरदार अली अमीन गंडापुर साहब हैं और हमारे बाकी दोस्त केपीके से हैं, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन को उन्होंने इंश्योर किया है तारीखी तौर पे। तो अब ये लोगों को अंडरमाइन करना चाहते हैं। हर आदमी का अपना अपना रोल था इस सारी मार्च में। मेरा रोल आपको पता है मीडिया के हवाले से था, आप लोगों से राब्ता करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, जो सहाफियों के साथ राब्ता उस दिन का था। चेयरमैन वाज डूइंग समथिंग एल्स। ये जो आपके सलमान अकरम राजा साहब थे, ही वाज इन लाहौर बिकॉज ही इज फ्रॉम लाहौर। He and Hamad Azhar had to bring people out of Punjab and Lahore, तो stuff like that। हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कोई बेचारा बहुत अच्छे तरीके से कर गया, किसी के लिए हर्डल ज्यादा थी, किसी के लिए ऑब्स्टिकल कम थी, किसी के लिए ऑब्स्टिकल्स थी ही नहीं। तो उस सारे को तमाशा बना के अगर ये प्रोपेगेंडा करते हैं, उस प्रोपेगेंडे की उम्र सिर्फ 15 से 20 मिनट का ट्वीट होता है। एक तो शेख साहब, आपने कहा कि असद कैसर साहब वाला जो बयान है दोबारा इस्लामाबाद आने का, वो उनकी तरफ से नहीं कहा गया, मतलब ये कि ये कुछ जगह पर जो है वो बात हो रही थी। अच्छा, और दूसरा सेक्रेटरी जनरल भी काम अपना जारी रखे हुए हैं। तो साहबजादा हामिद रजा साहब का क्या स्टेटस है? सर, साहबजादा हामिद रजा, मैं आपको बताता हूँ, साहबजादा हामिद रजा साहब मेरे भाई हैं, मेरा तो उनसे बड़ा करीबी रिश्ता है और वो हमारे इत्तेहादी है। ही इज नॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ही इज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। और हमारे वो इत्तेहादी हैं जिन्होंने बड़े औखे टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना प्लेटफॉर्म दिया। अगर आपको याद हो सारी तो वो हमारे पॉलिटिकल कमेटी या हमारी कोर कमेटी का हिस्सा होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज द चेयरमैन। हमारे तमाम लोग जो थे वो SIC में थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं रहूंगा, उनकी कोई रिजर्वेशन थी और उसके बाद वो रिजर्वेशन दूर हो गई। ही स्टिल मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल कमेटी। केड़े रेजिग्नेशन सर, पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी दी ते ना कोई अपॉइंटमेंट लेटर होंदे ने, जेदे अपॉइंटमेंट लेटर कोई नहीं होंदे, ओदा रेजिग्नेशन कोई नहीं होंदा। ठीक है सर। तो वो जिसने इतने औखे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो प्लेटफॉर्म दिया, अब ये लोग समझते हैं कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएगा या फोरम छोड़ जाएगा। वो बड़े बाप का बेटा है, बड़े से बात यह है कि एक
मजहबी तौर पे एक बड़े घराने से उनका ताल्लुक है और मतलब है कि वो मैं नहीं समझता कि इस किस्म की खबरें जो है वो पार्टी का हिस्सा है, पार्टी का हिस्सा है। वो सर देखो मेरी बात सुनो, छोटी मोटी छोटा मोटा खटका धड़का तो ऐसी पार्टी वाले आपस में मुका लेंगे ना, असि सानू वो अपने कपड़े बाहर धोने की लोड़ तो है नहीं ना सर। लेकिन रऊफ हसन साहब ने एक जगह पर कहा था कि एहतसाब होगा, पूछा जाएगा, तो ये जो लोग बंदे नहीं ला सके, पार्टी के अंदर कोई सोल सर्चिंग हो रही है कि ये एहतजाज अभी तो क्या हुआ या उसका कोई जो है पार्टी असर होगा? हाँ तो सर पार्टी में अभी तो देखें ना सर, अभी पार्टी इतने बड़ी मोबिलाइजेशन के बाद वापस आई है। पार्टी के पास कंफर्म 12 शहादतें हैं, सैकड़ों लोग संगीन शदीद जख्मी है, किसी वक्त कोई एक्सपायर हो सकता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जो जिनकी तबीयत संभल नहीं पा रही है। मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए ये सदमा अभी इतना बड़ा है, ये मसाइल हमारे लिए इतने बड़े हैं कि इस वक्त इस किस्म की गुफ्तगू करना, हम तो बहुत से चैलेंजेस से डील कर रहे हैं। मोबिलाइजेशन हुई, बंदों को गोलियां लगी, लोग जख्मी है, लोग मिसिंग है, लोग जो है वो हजारों की तादाद में जो है आपने देखा कि एटीसी पिंडी ने 5,600 कितने लोगों को का रिमांड किया है, कितने हजार बंदे डिटेन है। हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज है। हर चीज रिपोर्टेड है, हर चीज का रिकॉर्ड हमारे पास है। जब टाइम आएगा एहतसाब भी होगा, और क्यों नहीं होगा, मगर इस वक्त इस किस्म की गुफ्तगू करना, और ये जो शहादतें हमारे कंधों पे है इस वक्त, और जो नौजवान जख्मी है उनको संभालना, और फिर खान साहब की रिहाई, खान साहब की सेहत सलामती, ये बहुत से चैलेंजेस हैं। हम इस वक्त अपनी अटेंशन डिवर्ट नहीं करना चाहते। जिस चीज ने अपने टाइम पे होना है उसने होना है, वो होगी, मगर इस वक्त उसको टॉप पे एक और चीज देखिए, जो इस वक्त इमीडिएट थ्रेट्स हैं उनको भूल जाना, दैट वुड नॉट बी एडवाइजेबल, एंड दैट्स नॉट व्हाट वी आर डूइंग। देखिए राइट से, और बिल्कुल ठीक, लेकिन एक वो बुशरा साहबा के हवाले से बार बार सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि आज फिर खबर आ जाती है शेख साहब उस तरह की कोई कि जिससे मीडिया को ताने बाने मिलाना शुरू कर देता है। अब वो बशाल यूसुफजई वाली खबर आ गई कि उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। तो उसको आप, क्योंकि मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं, ये तमाम मामलात आपके पास हैं, उस पर पार्टी की क्या पोजीशन है? शेख वकास अकरम साहब से फिर से राबते की कोशिश करते हैं, राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। बहरहाल तहरीक इंसाफ के जो इश्यूज हैं उस हवाले से वो बात कर रहे थे। एक तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो सलमान अकरम राजा ही हैं, वही काम जारी रखे हुए हैं। शेख वकास अकरम साहब फिर से आगे साथ। शेख साहब मैं पूछ रहा था मशाल यूसुफजई वाला मामला, उस पर पार्टी की क्या पोजीशन है? और बुशरा साहबा के उस पर पार्टी की कोई पोजीशन नहीं है सर, उस पर पार्टी की कोई पोजीशन नहीं है। वो बुशरा बीवी साहिबा की तर्जुमान है, वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में तर्जुमान है, वो कोई पार्टी की तर्जुमान तो है नहीं। अच्छा, दूसरा उनको स्पेशल असिस्टेंट का एक ओहदा दिया गया था। ये केपी गवर्नमेंट का इंटरनल मामला है, जिसको वो अंदर रखे ना रखे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी या तर्जुमान की इसमें तो कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं आ सकती ना सर। वो उनका केपी का अपना मामला है, उनके अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो इसका जवाब देंगे। अल्लाह खैर सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज का आपने जिक्र किया, शेख साहब हुकूमत कह रही है कि प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज जो है ये पीटीआई की तरफ से किया जा रहा है, हलाकतों के मामले पर, तशद्दुद के इशू के ऊपर। आज वजीर इत्तलात ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस मामले के ऊपर की। तो ये जो हुकूमत के इल्जामात हैं आप लोगों पर कि आप प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैला रहे हैं, इस पर इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो ये देखता हूं कि सिरिया ने झूठे ने, बिल्कुल झूठे ने सिरिया दे। और वजीर इत्तलात तो एक दफा भी नहीं सोचते झूठ बोलने से पहले। ये तो कह रहे थे कि एक भी गोली नहीं चली। मैं पाकिस्तान के हर सहाफी से पूछता हूं जो कि इंडिपेंडेंट है, जो वहां पे मौजूद थे, जो यूट्यूबर्स वहां पे मौजूद थे, जिनकी DSNG वहां पे मौजूद थी, जिनके रिपोर्टर्स, बीट रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद थे, कि क्या वहां पे गोलियां चली कि नहीं चली? जो आपने वीडियोस बना के शेयर की, वो क्या आपने गलत शेयर की? जो सोशल मीडिया फ्लड हो गया है डिफरेंट वीडियोस के साथ, किसी को इधर वूंड है, किसी को इधर वूंड है, किसी को यहां गोली लगी हुई है। आज भी चीफ मिनिस्टर लेडी लीडिंग हॉस्पिटल गए,
और पेशावर वहां पे जख्मियों को किसी को किस मतलब इधर से गोली लगी है तो यहां से निकल गई है। ये तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब है जो कह रहे हैं सी में गोली चली कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि डेथ कोई नहीं। आज वजीर दिफा का बयान आया, सुने वजीर दिफा का बयान आया भाइयों कि जी वो जनाजे दिखाओ। ओ भाई, हमने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें हर तस्वीर के साथ जनाजे की वीडियो शामिल है। अब मतलब ये सोए भी हुए हैं। एक कहता है गोली नहीं चली, दूसरा कहता है बंदे कोई नहीं मरे, तीसरा कहता है जनाजा कोई नहीं है। पता नहीं ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। ये कैसे जालिम और फस्ताई और बर्बरियत से भरे हुए इंसान है। मतलब है इतने घरों के चिराग बुझ गए हैं, पुरअमन एहतजाजियों पे आपने फायर किए हैं, सारी दुनिया ने दिखाया है। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के 10 आउटलेट्स की स्टोरी है जिसके अंदर उन्हें डेथ्स, आज बीबीसी ने 10 डेथ्स कंफर्म किए। हुण दसो इन्होंने कहो बीबीसी का जवाब देने कह गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, देना जवाब मैं रोके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनको बातें ये बड़े बड़े साजिश मुजस्सिम नहीं ना रखो ना की तरफ, ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन शेख साहब आप जी अच्छा शेख साहब मैं पूछना चाह रहा था, ये जो अभी इस वक्त सूरत हाल है इसमें आपको हल क्या नजर आता है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया कि हमने जो कुछ भी है फैसला सड़कों पर करवाना है। हुकूमत शायद ये सोच बैठी है कि जो भी फैसला है वो ताकत से होना है। तो ये कोई हल है आपके सामने इस सारी सिचुएशन का? ताकत तो अल्लाह ताला की जात के अलावा और कोई ताकतवर नहीं है। ये तो हम इंसान दुनिया में जमीन पे बड़े इतरा के चलते हैं। हालांकि कुरान में ये है कि सोच समझ के चलो। हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े ताकतवर हैं, औकात से बाहर हो जाते हैं। अल्लाह ताला जो सबका है, हर मुसलमान का है, उसकी जात से डर के चलना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये जो कत्ताल किया गया है, जो मैसेकर है इस्लामाबाद का, इसमें प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और मौसूफ जो कहते हैं गोली भी नहीं चली, इन पे FIR होनी चाहिए। ये वजीर आजम थे, इनके पास इस्लामाबाद था, दारुल खिलाफा इनका, पंजाब हुकूमत की नफरी बुलाई गई थी वो इनकी भतीजी वहां पे चीफ मिनिस्टर है। उसके बाद इन्होंने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाई जिसमें रेंजर्स है, कानून नाफिज करने वाले इदारे बुलाए, इन्होंने अपने ही लोगों के और यूनिफॉर्म पुलिस के दरमियान मतलब वो करके आमने सामने करवा के खड़ा कर दिया। तो ये इनके ऊपर कानून के तहत एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड करती है हाई लेवल जुडिशियल कमीशन हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो KP के चीफ मिनिस्टर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई है, जो इमरान खान साहब की ज़ौजा पे असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई है, हम उसके लिए CCTV फुटेज की डिमांड करते हैं। सपोजली सप्लाई सेफ सिटी, तो सेफ सिटी के हजारों कैमरे तो बंद नहीं सी हो गए ना। इन केस अगर वो भी बंद हो गए तो फिर वो ये कुछ पिछली CCTV फुटेज भी आली मंगते पाया। देन वी डिमांड दीज FIRs अगेंस्ट दीज पीपल। और ये हमारा राइट है। कोई कानून किसी हुकूमत को अपने ही लोगों की जान लेने का हक नहीं देता है। आपने अगर वो जो नया एक्ट बनाया जो सिर्फ हमारी तकलीफ से बनाया था, 3 साल की सजा इस्लामाबाद में बगैर इजाजत के, आप पर्चे दे देते सब पे, सारे अपने अपने केस भुगतते अदालतों में पेश हो जाते। वो तुसी लोगों ने बच्चे मारते फिर गल्ला करते बैठ के जाती की थी, तुसी जुल्म की था। लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं, देखिए कुछ नंबर्स शेख साहब, कुछ नंबर्स जो हैं वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिए गए उस पर वो कहते हैं ये एग्जैजरेटेड है। और तस्वीरों के हवाले से भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा गजा की तस्वीरें जो है वो शेयर की जा रही हैं और ये सोशल मीडिया पे सब कुछ है वो हो रहा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से जो कई मिलियंस में है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के पेज से, या चेयरमैन के पेज से, या सेक्रेटरी जनरल के पेज से कोई इस किस्म की चीज आई है, या हमारे बयान में कोई चीज आई है, तो फिर हम जिम्मेदार होंगे। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और उसमें ऑफिशियल डाटा आपके साथ शेयर किया। हमारे पास 2 दिन पहले तक 8 कंफर्म थे। कल की डेट तक हमारे पास 12 कंफर्म हुए और 12वें का जनाजा रात 8 बजे 4 सदा में था। हमने कहा कि रिपोर्टेडली सैकड़ों लोग मिसिंग हैं, हजारों लोग मिसिंग हैं, उसमें से बहुत सौ का फेट हमें नहीं पता नहीं वो शहीद हो गए हैं, पता नहीं आपने गिरफ्तार कर लिए हैं। तो रिपोर्टेडली सैकड़ों लोग हैं जो जान से हाथ खो बैठे होंगे। बट हमारे पास कंफर्म जो है हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। हम कोई हवाई बात नहीं करेंगे, कोई गलत बात नहीं करेंगे। हम इनको ये मौका नहीं देंगे कि ये हमारे सारे की सारा जो केस है उसका ये मजाक उड़ा सके। इनको तो इतनी शर्म नहीं आती। मेरी गल सुनो, मतलब है कि वहां पे आप उस रोड पे जहां आपने पाकिस्तान के लोगों की प्रॉपर्टी तोड़ी, गाड़ियां तोड़ी, कौन सी फोर्स को ये इजाजत है, किस कानून के तहत? क्या प्रोटेस्टर चले गए वहां से तो उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दें, उनके टायर फाड़ दें, उनकी गाड़ियों को डैमेज करें? वो भी सू होने चाहिए।
वो भी इनको उसका उसका वो देना चाहिए। और फिर आप वहां फिर के आप कह रहे हैं कि ये लोग दुम दबा के भाग गए। 12 बच्चों माओ के लाल जो हैं वो जामे शहादत नोश कर बैठे, तुसी कह रहे चले गए। रियासत माँ की सी होती है, रियासत का सबर का पैमाना लबरेज नहीं होता, माँ बच्चों को मारती नहीं है। अच्छा, ये कौन सी हुकूमत है जो रियासी मशीनरी को अपने ही सब्जेक्ट्स के ऊपर छोड़ के बैठ गई? शेख साहब लास्टली मेरे पास जरा टाइम कम है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के मामलात का ताल्लुक लीगल इश्यूज के साथ है, कानूनी मामलात भी हैं। फिर 26वीं आईनी तरमीम आप लेकर आए, वो भी आपका मुतालबा था, वो पार्लियामेंट्री इशू है। लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है एहतजाज से ये मसला हल करना है। तो क्या जो कानूनी तौर पर और जो पार्लियामानी सियासत है उसमें अभी भी तहरीक इंसाफ इंटरेस्टेड है? देखें, हम पार्लियामेंट का हिस्सा है, हम अपने केसेस अदालतों में लड़ रहे हैं, मगर अदालतों के रास्ते बंद किए जाते हैं। अदालतों को 26वीं तरमीम के तहत उनके बेंचेस को यकमार बनाने की कोशिश की जाती है, अपना इफेक्टिव कंट्रोल इंश्योर करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में हमारे पास स्ट्रीट के अलावा क्या ऑप्शन थी? बट वी हैव बीन सेइंग एंड वी हैव बीन ऑब्जर्विंग डिसिप्लिन एंड पीस। हम सबको कहते रहे हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं। देखिए, इतने हजार बंदा केपी से आया है, कितने जिले और कितने शहर क्रॉस करके आया है, कोई चीज नहीं टुटी। जिथे आके तुसी बंदूका सीधियां कीतियां ने, उत्थे जाके खराबी हुई, उत्थे सारे बंदे शहीद हुए। और ये कहते हैं ना सर, ये बड़ा याद रखिएगा, ये कहते हैं जी कि ये रेड जोन की तरफ जा रहे थे तो इसलिए फायर शुरू हुआ। ठीक है, पहले तो मंदे नहीं सी, फायर शुरू हुआ, फिर कहते हैं कि रेड जोन। भाई जी, 24 असर और मगरिब के दौरान साउथ केपी जब सीपैक रूट से आ रहा था तो दाऊद खेल मियां खेल वाली रुकावट दूर करते हुए पहले प्रोटेस्टर को वहां गोली मारी। वो तो रेड जोन दूर दूर तक नेड़े ही नहीं सी, उत्थे गोली मारी गई था। हुण दसो। ठीक राइट, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ पहुंचे और बात कर रहे थे पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से। ये जो मामलात है, प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुरम एजेंसी में हालात बदस्तूर कशीदा हैं। इलाके में हलाकतों की खबरें अभी भी आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाली ताज़ा झड़पों में मजीद 7 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला है, जिससे अमवात की तादाद अब 100 के करीब पहुंच चुकी है। एक रोज पहले भी जिले के बालाई और निचले हिस्सों में वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा था, जिससे 12 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज कोहाट का दौरा किया और कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जरगे में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की कि जो भी अमन को खराब करेगा उसके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, इलाके में अमन के लिए विफाकी हुकूमत FC के प्लाटून फराहम करे। ग्रैंड जरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहेगा। दूसरी जानिब गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने भी आज कहा कि कल मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से जरगा लेकर कोहाट जा रहे हैं। वज़ीर आला आज कोहाट गए, अच्छी बात है। ज्यादा अच्छा होता अगर वज़ीर आला दीगर सियासी जमातों को साथ लेकर जाते। कुरम एजेंसी में हालिया मुसल्लह तसादुम का आगाज गुज़िश्ता हफ्ते लोअर कुरम में गाड़ियों के काफिले पर हमले के बाद हुआ था। इस हमले के बाद सूरत हाल कशीदा रही है। सीज फायर का ऐलान भी हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। शाहिद हमीद हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। इस वक्त इलाके में क्या सिचुएशन है और ये जो ग्रैंड जरगा है, जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या कोई सीज फायर, मुकम्मल सीज फायर की उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं? शाहिद हमीद, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जरा जो सूरत हाल है उस पर बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त इलाके में जो है वो सिचुएशन जो है वो क्या है, क्या अपडेट है वहां से? जी बहुत शुक्रिया रहमान। देखिए, जो सूरत हाल है, हलाकतों की तादाद बढ़कर 122 तक पहुंच चुकी है और इलाके में सूरत हाल ये है कि हालात अभी भी हम नॉर्मल तो नहीं कह सकते उन्हें, कशीदगी की सी एक सूरत हाल बाहर कैफ वहाँ पे मौजूद है। और इसी बात को लिए बैरिस्टर सैफ और जो इंतज़ामी अफसरान हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, IGP हैं, इन्होंने विज़िट भी किया वहाँ पे। कुरम का 2 दिन वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद
कमिश्नर कोहाट में जरगा किया और आज फिर वज़ीर आला साहब गए, तो जाहिर है कि एक टेंशन की सी सूरत हाल है, चूँकि ये बॉर्डर एरिया भी है और फिर ये भी एक अंडरस्टूड बात है कि जम अजला है, साबका कबायली इलाका है, तो वहाँ का एक अपना माहौल है, वहाँ पे लोगों के पास असला भी है, दीगर मामला भी हैं, तो इसकी वजह से वो टेंशन मौजूद है। हालात ऐसे नहीं हैं कि हम उन्हें नॉर्मल कह सकें या नॉर्मेलिटी की तरफ हम कहें कि हालात बेहतर हो गए, लेकिन उसमें बेहतरी ज़रूर आई है, बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। अच्छा, जो आज वजीर आला कोहाट गए हैं और वहां पर जो ग्रैंड जरगा था उसमें उन्होंने शिरकत की, वहां पर क्या बात हुई है और ये क्या वजह है कि इससे पहले जो सीज फायर के ऐलानात हुए, जो जरगे हो रहे हैं, वो भी जंगबंदी को रोकने में नाकाम है, जंग को रोकने में नाकाम? रहमान, एक तो जी देखिए रहमान, एक तो वज़ीर आला साहब को पहले जाना चाहिए था, बहुत पहले जाना चाहिए था, काफ़ी डिले करके वो गए हैं, चूँकि सियासी एक्टिविटीज़ थी उसकी वजह से वो उनमें बिजी थे, तो वो आज गए। दूसरा ये है कि चूँकि वो ट्राइबल एरिया है और ट्राइबल एरियाज़ के अपना कल्चर होता है, अपना वहाँ का एक सेटअप है, और ये पुरानी एनमिटीज़ हैं, दुश्मनियाँ हैं जो चलती आ रही हैं, और ज़मीन के एक टुकड़े पर एक इशू बना था, तो वो चूँकि दोनों साइड से हमात हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक इशू वहाँ पे मौजूद है। इसी वजह से मुकम्मल सीज़ फायर में या मुकम्मल क़याम अमन के हवाले से मुश्किलात पेश आ रही हैं। आज जो जरगा वहाँ पे हुआ, ग्रैंड जरगा, जो एल्डर्स का जरगा हुआ और वज़ीर आला साहब ने उसमें खिताब किया, उसमें 3-4 बातें बड़ी अहम हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो फौज है, पाक फौज आर्मी, उसे सूबाई हुकूमत ने बुलाया था और वो वहाँ पे एफसी और पुलिस की सपोर्ट के लिए मौजूद है और मुकम्मल क़याम अमन तक मौजूद रहेगी। एक तो ये बड़ी बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जितने भी लोग हैं, वो जो भी असला उठाएगा, वो अगर असला उठाता है तो उसके जो ठिकाना है वो झानुम होगा, उसके खिलाफ उसी तरह कार्रवाई होगी जिस तरह दहशतगर्दों के खिलाफ की जाती है। और इवन उन्होंने ये भी कहा कि जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं उनसे भी असला अमानतन ले लिया जाए, बाद में उस पर फैसला किया जाएगा। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि वहाँ पे जो जरगा है एल्डर्स का, वो जरगा अपना किरदार अदा करता रहे, क्योंकि अगर जरगा अपना किरदार अदा नहीं करेगा तो फिर मुश्किलात पेश आएंगी। और आप जानते हैं कि कबायली इलाकों में जरगे की एक अहमियत है, और जरगा जब कोई फैसला करता है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, तीगा कहते हैं उसे, तीगा जब रख दिया जाता है, यानी कोई फैसला करने वक्त वो मशरान ये समझते हैं कि ये मामलात है और उस पर सब एग्रीड हो जाते हैं, तो वो फिर फैसला मानना पड़ता है। तो ये एक बेहतरीन रास्ता है कि आप जरगे के जरिए क़याम अमन की तरफ जा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे सूबाई हुकूमत, इंतजामिया को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। दूसरी एक अहम बात जो वज़ीर आला साहब ने कही, अच्छा शाहिद ये बताइए, देखिए ये इलाके जो है, राइट जी मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये इलाके वफाक के अंडर हैं, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ की जो मकामी सियासत है उसमें भी किरदार रहा है, गवर्नर भी कल वहां पर जा रहे हैं, तो ये गवर्नर किससे मुलाकातें करेंगे और ये क्या कर रहे हैं इस वक्त वहां पर इलाके में सीज फायर को बरकरार रखने के लिए, लड़ाई को रोकने के लिए? जी देखिए, आपने सही कहा, पीपल्स पार्टी का एक अपना असर रसूख है, JUI का अपना असर रसूख है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का अपना एक असर रसूख है, सियासी पार्टियों का यकीनन वहाँ पे असर रसूख भी है, उनकी से भी है, उनकी बात मानी भी जाती है। गवर्नर साहब का कल ये है कि वो सियासी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उन्हें साथ लेके वो जा रहे हैं, और बेसिकली वो भी इसी जो जरगा है जो मशरान का, उससे मुलाकात करेंगे। और एक मकसद यही है कि तमाम सियासी पार्टियाँ इस हवाले से सेम पेज पर हैं और वो चाहती हैं कि अमन का क़याम हो। और जो 5 दिसंबर को गवर्नर साहब ने जो APC बुलाई है, यहाँ पेशावर में होगी गवर्नर हाउस में, जिसके हवाले से वो मुलाकातें कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं तमाम सियासी पार्टियों की लीडरशिप को, बुनियादी तौर पर उसका भी मकसद यही है, क्योंकि कुरम का जो इशू है इसके बाद ही ये उनका ब्रेन चाइल्ड है कि इस तरह की APC होनी चाहिए, तमाम सियासी जमातें एक उस सेम पेज पर आ जाएं, तो ये एक सपोर्ट मिलेगी उन्हें, तमाम जितने भी आसवाइल फाटा है उसके हवाले से एक सपोर्ट मिलेगी कि क्या अमन के हवाले से इकदाम किए जा सके और एक मुश्तरका पॉलिसी और लाएअमल जो है वो इख्तियार किया जा सके।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद हमीद हमारे साथ मौजूद थे। और में जो अभी इस वक्त सूरत हाल है, एक तो जो झड़पें बदस्तूर जारी हैं, और फिर दूसरा क़याम अमन के लिए वहाँ पर जो कोशिशें हो रही हैं, जो ग्रैंड जरगा जिससे जो है वो वज़ीर आला भी आज जाकर मिले हैं, वो किस तरह से कोशिश कर रहा है इलाके में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, उस पर बात कर रहे थे, अपडेट दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ अहम बात हो रही है। मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन पीसीबी भी हैं, उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर हाइब्रिड नहीं बल्कि कोई नया फार्मूला लेकर आएंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि ऐसा फैसला करेंगे जिससे पाकिस्तान की इज्जत और क्रिकेट की जीत हो। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को कबूल कर लिया है, और यह दावा जो है वो भारतीय मीडिया की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। सलीम खालिक हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट के मामलात पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि ये पसे पर्दा क्या हो रहा है। सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये बताइए, क्या पाकिस्तान की तरफ से ये जो पोजीशन थी कि हम हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगे, क्या कोई इशारे हैं कि इसमें पाकिस्तान को लचक दिखाने वाला है? जी, मैं आपको बताऊं कि मामला अब सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं रहा है। अब इसको हम लचक का नाम दें या क्या दें, लेकिन हो कुछ इस तरह रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा फॉर्मूला दिया है कि अगले 3 साल तक इंडिया पाकिस्तान की जो भी क्रिकेट हो आईसीसी के किसी भी इवेंट में, एक दूसरे के मुल्क में अगर नहीं जाना है इन लोगों को, तो ठीक है, तो दोनों टीमों के मैचेस जो हैं वो किसी थर्ड कंट्री में होंगे। अभी तक ये प्रैक्टिस चली आई है कि पाकिस्तान टीम इंडिया खेलने चली जाती है, लेकिन उनकी टीम नहीं आती है। तो अब पाकिस्तान इस तरह का कोई एक मुआहदा करना चाह रहा है आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ। ठीक है, आप नहीं आ रहे तो ना आए, तो हम भी वहां पर खेलने के लिए नहीं जाएंगे। तो यानी ये मामला सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी से हट जाएगा, और फिर ये अगले 3 साल या 4 साल जो है तो उस तरह से चलेगा। तो इसको अगर हम ये कहें कि इधर मौकिफ में लचक ले आए तो थोड़ा सा ही अलग बात हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ ये एक इवेंट तक महदूद नहीं रहेगा। कोशिश बड़ी की आईसीसी ने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कि पाकिस्तान को कहा जाए कि जी ठीक है, जो लॉसेस हो रहे हैं आपके, आप हमसे ले लें पैसे, लेकिन जो चल रहा है सिस्टम वो चलने दे। लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा बातें कर दी थी कि अब बैकफुट पे जाना इतना उनके लिए आसान नहीं तो था। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा हल जो है वो तजवीज किया जा रहा है जिसमें भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और पाकिस्तान की टीम भी जो है वो भारत नहीं जाएगी, तो फिर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं जिसमें पाकिस्तान और भारत का भी मैच होना है, ये फिर कहां पर होंगे? क्या तजावीज है, क्या बात हो रही है इसके ऊपर? मेरे ख्याल दुबई के साथ बात हो रही है, और शायद यूएई को एक मुस्तकिल पाकिस्तान और इंडिया का न्यूट्रल वेन्यू बना लिया जाएगा कि जब भी कोई क्रिकेट हो इनकी, इंडिया में भी जैसे टूर्नामेंट होना है आगे आईसीसी का या अभी चैंपियंस ट्रॉफी, और यूएई में होना है। और यूएई क्रिकेट के जो एक आला ऑफिशियल हैं उनके साथ मुलाकात भी हुई है मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी टीम की। तो इस मौके पर ऐसी मुलाकात होना और इसकी तस्वीर और वीडियो जारी करना, ये एक वाज़ेह इशारा है कि शायद यही जिसको हम हाइब्रिड मॉडल कह रहे हैं उसका इतलाक चैंपियंस ट्रॉफी से ही होगा। और पाकिस्तान ने अपने सारे कार्ड शो कर दिए हैं। अब ये मामला आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ चला गया है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है मोहसिन नकवी की मीडिया से बात करते हुए, जिस तरह और लोगों से वो बात कर रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है जो जिससे नजर लगेगा कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ मनवा लिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी टीम वहां हमेशा जाकर खेलते आई है। पिछले अगर हम देखा जाए, जैसे पिछले साल भी वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तानी टीम इंडिया गई थी, लेकिन वो लोग कभी भी नहीं आते। तो अगर एक ऐसा हर पाकिस्तान आईसीसी इवेंट से पहले झगड़ा होता है, अगर इंडिया पाकिस्तान में हो रहा हो कि भाई वो टीम आएगी या पाकिस्तान टीम जाएगी, हम तो चले जाते हैं, वो फिर भी नहीं आते। तो वंस फॉर ऑल अगर ये मसला हल हो रहा है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा और सबके लिए, चाहे ब्रॉडकास्टर हो, चाहे वो स्पॉन्सर हो, चाहे वो शायकीन हो जो इंतजार की सूली पर लटके हुए कि कब आएगा चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल, कब आएगा। हर इवेंट से पहले ऐसे ही होता है, उन सबको एक रिलीफ मिलेगा कि यार चलो झगड़ा हल हो गया,
अब ये कहीं तीसरे मुल्क में, दुबई में खेला लेकिन करेंगे ये अपना सलीम ये बताइएगा कि ये फाइनेंशियल रिपरकशंस भी होंगे अगर ऐसे मॉडल पर जाते हैं ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, तो उसमें किसका पलड़ा भारी लग रहा है ऐसी सूरत हाल में? देखिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये से मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि हम पैसे के पीछे नहीं जा रहे। अगर हम सिर्फ पैसे के पीछे जा रहे होते तो कई अरब रुपए पाकिस्तान को मिल जाते सिंपली हाइब्रिड मॉडल को कबूल करने पे। लेकिन इतने दिन से हम लड़ रहे हैं तो एक उसूली मौक़िफ़ है, कोई एक फार्मूला होना चाहिए, बराबरी की बुनियाद पे बात होनी चाहिए। आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे। डेफिनेटली अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे गए तो उसके पाकिस्तान को नुकसान तो होगा, लेकिन इसका आईसीसी इनको कॉम्पनसेट भी करेगा। क्योंकि यूएई में अगर मैचेस हुए तो यूएई को ग्राउंड का किराया देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, लेकिन वहां पे जो मैचेस होंगे उनसे जो गेट मनी मिलेगी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी, मेजबान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही होगा। और जो फॉर्मूला बनेगा उसमें ये चीज शामिल होगी कि जी ठीक है, पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर इतना नुकसान हो रहा है तो इसको जी हम इस तरह से कवर करेंगे। ये सारी चीजें शामिल होंगी जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं। कल जो 15 मिनट की मीटिंग हुई, हम समझ रहे हैं कि 15 मिनट की मीटिंग नहीं हुई, उससे पहले, ये मीटिंग से पहले ही इन लोगों की कई ऐसी मुख्तसर अलग अलग जगहों पे बातचीत हो चुकी है गैर रस्मी, जिसमें सब कुछ तय हो गया था। कल तो सिर्फ एक फॉर्मूला दिया गया कि ये होना चाहिए। और पाकिस्तान, तो क्या कोई इम्कान है कब तक जो है वो इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता फैसला सामने आ जाएगा? मुझे लगता है अगले 24 से 48 घंटे में कोई ना कोई फैसला सामने आ जाएगा। और अब शायद आईसीसी की तरफ से ही कुछ आए कि जी दोनों ममालिक जो है वो मान गए फला फॉर्मूले पर, और ऐसा, और इसका कोई नाम भी दिया जाएगा उसको। जैसे अभी हाइब्रिड मॉडल हम लोग कह रहे हैं, वो उन्हें दो एक नाम ज़ेर गर्दिश है, वो नाम दिया जाएगा कि ये फॉर्मूला बन गया है और इसको अब ना हर मैच में अप्लाई किया जाएगा। और शायद ये बहुत जल्दी कोई अच्छी खबर सुनने को मिले शायद क्रिकेट को। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीम खालिक वो अपडेट कर रहे थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। इस सारी सूरत हाल से जो बात हो रही है वहां पर दुबई में एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड। अब से कुछ देर पहले भारतीय मीडिया का यह दावा है कि पाकिस्तान ने जो है वो हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया, अगरचे वो इसे हाइब्रिड मॉडल का नाम दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले बात करते हुए कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर हाइब्रिड नहीं, कोई नया फॉर्मूला लेकर आएंगे। बहरहाल इतलात ये हैं कि कहीं ना कहीं पर कोई रजामंदी या एग्रीमेंट जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान आने वाले 24 से 48 घंटों में हो सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।